ब्रिक्स देशों ने आखिरकार एक बोल्ड कदम उठा लिया है जिसको सोचा भी नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप ने। जानेंगे इसके बाद क्या रूस और भारत दोनों ही अब G7 में शामिल होंगे। जानेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ट्रंप ने जनवरी 2025 में ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी थी कि अगर वे अमेरिकी डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रमुख मुद्रा के रूप में बदलने की कोशिश करेंगे तो उनके निर्यात पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे चाहते हैं कि ब्रिक्स देश इस बात की प्रतिबद्धता दें कि वे न तो कोई नई ब्रिक्स मुद्रा बनाएंगे न ही किसी अन्य मुद्रा को डॉलर के विकल्प के रूप में समर्थन देंगे। इसके जवाब में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने कहा कि ट्रंप की धमकियां ब्रिक्स के संकल्प को नहीं रोकेंगी। ब्रिक्स देश वैकल्पिक भुगतान मंच विकसित करने और डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। खासकर रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद ये कोशिश तेज हुई। लुला ने जोर दिया कि ब्रिक्स अपने सदस्य देशों के बीच भुगतान के लिए नए तरीके खोजेगा, चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले। हालांकि अटलांटिक काउंसिल के जियो इकोनॉमिक्स सेंटर के एक अध्ययन से पता चलता है न तो यूरो न ही ब्रिक्स देश अब तक डॉलर की वैश्विक निर्भरता को कम करने में सफल हुए हैं। फिर भी ब्रिक्स देशों का ये कदम वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में बदलाव की ओर संकेत है। 2023 के 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डी-डॉलराइजेशन की वकालत की थी और सदस्य देशों को अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में लेन देन बढ़ाने को कहा था। इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक उदाहरण है ब्रेटन वुड्स प्रणाली का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत अमेरिकी डॉलर को वैश्विक मुद्रा के रूप में स्थापित किया गया था। इस प्रणाली में अन्य देशों की मुद्राएं डॉलर से जुड़ी थी और डॉलर स्वयं सोने से जुड़ा हुआ था। ये व्यवस्था अमेरिका को वैश्विक अर्थव्यवस्था में जबरदस्त शक्ति देती थी। 1960 के दशक तक वियतनाम युद्ध और घरेलू खर्चों के कारण अमेरिका का सोने का भंडार कम होने लगा। कई देशों ने अपने डॉलर भंडार को सोने में बदलने की मांग शुरू कर दी क्योंकि उन्हें अमेरिका की आर्थिक नीतियों पर भरोसा कम हो गया था। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा और 15 अगस्त 1971 को राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने घोषणा की कि डॉलर अब सोने से नहीं जुड़ा रहेगा, जिसे निक्सन शॉक कहा जाता है। इसने ब्रेटन वुड्स प्रणाली को प्रभावी रूप से खत्म कर दिया और दुनिया के फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की ओर बढ़ गई। ब्रेटन वुड्स के पतन में देशों में अमेरिकी डॉलर की सर्वोच्चता पर सवाल उठाया था, जैसा कि आज ब्रिक्स देश कर रहे हैं। उस समय फ्रांस जैसे देशों ने डॉलर से दूरी बनाकर स्वतंत्रता की मांग की थी और आज ब्रिक्स देश भी वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश कर रहे हैं। अंतर यह है कि तब डॉलर सोने से जुड़ा था, जबकि अब यह विश्वास और व्यापार पर आधारित है। ट्रंप की धमकी उस शक्ति को बनाए रखने की कोशिश है जो अमेरिका की डॉलर की स्थिति से मिलती है। ब्रिक्स देशों का डी-डॉलरीकरण का प्रयास रूस पर प्रतिबंधों से प्रेरित होता है, जिसके बाद उसने डॉलर आधारित स्विफ्ट सिस्टम से बाहर होने के विकल्प तलाशे। भारत ने हालांकि स्पष्ट किया है कि वो पूरी तरह से डी-डॉलरीकरण के पक्ष में नहीं है, लेकिन व्यापार के लिए वर्क अराउंड चाहता है। ट्रंप की धमकी से ब्रिक्स देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है, लेकिन लुला का बयान दिखता है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नए शक्ति संतुलन की ओर इशारा करता है। ब्रिक्स का ये रुख और ट्रंप की प्रतिक्रिया वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव की संभावना को दिखला रहा है। ब्रेटन वुड्स का उदाहरण बताता है कि जब देश किसी एक मुद्रा की सर्वोच्चता को चुनौती देते हैं तो ये बड़े बदलाव संभव है। हालांकि ब्रिक्स अभी शुरुआती चरण में है। ये देखना बाकी होगा कि वे ट्रंप के दबाव के बावजूद अपनी योजना में कितने सफल होंगे। ये मुद्दा आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र रहेगा। ग्लोबल टाइम्स ने भी इस बारे में एक लेख लिखा है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय से पश्चिमी मीडिया में चीन के बारे में गलत सूचनाएं, पक्षपात, कभी कभी शत्रुतापूर्ण रवैया देखा जाता रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय पाठकों को चीन की सही और संपूर्ण तस्वीर समझने में मुश्किल हुई। हालांकि हाल ही में कुछ चीनी नेटिजन्स ने नोटिस किया है कि पश्चिमी मीडिया का लहजा बदल रहा है। पहले की नकारात्मक अब अधिक निष्पक्ष और कभी कभी सकारात्मक रिपोर्टिंग में बदल रही है। उदाहरण के लिए BBC ने चीनी नेटिजन ने हमेशा पक्षपाती और भ्रामक कवरेज की आलोचना की थी। अब चीन के बारे में अधिक संतुलित और सकारात्मक खबरें दिखानी शुरू कर दी है। लेख में इस बदलाव के कारणों की जांच के लिए बिग डेटा विश्लेषण, AI मॉडल्स और हाल की पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स का अध्ययन किया गया और कहा गया कि चीन की बढ़ती वैश्विक भूमिका, उसकी आर्थिक सफलता, इन सब की वजह से हो रहा है। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर जो चीजें चल रही है उसमें ये देखने को मिला है कि लुला ने चाहे जो भी कहा हो, पर
और लूला का असर चाइना के ऊपर भी देखने को मिलेगा। अगर ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हटाने की कोशिश करेंगे तो उनके ऊपर 100 से 150% टैरिफ लगेगा। लूला ने इसे एक तरफा और आक्रामक नीति करार दिया, कहा कि ब्रिक्स देश अपनी संप्रभुता और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहेंगे। क्यूबा का एक मिसाइल संकट भी एक बड़ा कारण बना था। इतिहास में वैसा ही सीन यहाँ देखने को मिल रहा है। अब एक और कदम चल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने 27 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा है कि मैक्सिको और कनाडा से होने वाले आयात पर 25% टैरिफ और चीन से आयात पर पहले से मौजूद 10% टैरिफ के ऊपर अतिरिक्त 10% टैरिफ 4 मार्च से प्रभावी होंगे। उनका कहना है कि इन देशों में ड्रग्स खासकर फेंटेनाइल अभी भी अमेरिका में अस्वीकार्य स्तर पर आ रहा है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनकी पहली टर्म में लगाए गए टैरिफ से कोई महंगाई नहीं हुई, इससे सैकड़ों अरब डॉलर की कमाई हुई। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि जनवरी 2025 में दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर 991 पाउंड फेंटेनाइल जब्त किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 50% से कम है, लेकिन फिर भी ये मात्रा लाखों अमेरिकियों को मारने के लिए काफी है। ट्रंप ने इस फैसले को फेंटेनाइल संकट से जोड़ा, जिसे उन्होंने एक राष्ट्रीय आपातकाल करार दिया। कनाडा और मैक्सिको के अधिकारियों ने इस टैरिफ को रोकने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ 27 और 28 फरवरी को वाशिंगटन में बैठकें की, लेकिन ट्रंप ने संकेत दिया कि वे अपने फैसले पर अडिग है। ये टैरिफ उत्तरी अमेरिका की एकीकृत अर्थव्यवस्थाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर ऑटोमोटिव और ऊर्जा क्षेत्रों को जो यहाँ पर चल रहा है। ट्रंप का ये फैसला उनकी पहली टर्म की व्यापार नीतियों का विस्तार है, जब उन्होंने चीन पर टैरिफ लगाकर व्यापार युद्ध शुरू किया। इस बार मैक्सिको और कनाडा के साथ USMCA समझौते के बावजूद टैरिफ लगाना एक विवादास्पद कदम है, क्योंकि यह समझौता लगभग शुल्क मुक्त व्यापार की गारंटी देता है। कनाडाई अधिकारियों का कहना है कि उनके देश से आने वाला फेंटेनाइल अमेरिका के लिए बड़ा खतरा नहीं है, फिर भी ट्रंप ने इसे आधार बनाया। मैक्सिको ने हाल ही में कुछ ड्रग्स लॉर्ड्स को अमेरिका को सौंपा है, लेकिन ट्रंप इससे संतुष्ट नहीं दिखे। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये टैरिफ अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए समस्या का कारण कहीं न बन जाए, कहीं महंगाई इतनी न बढ़ जाए कि उनके लिए दिक्कत हो जाए, क्योंकि कनाडा मैक्सिको से 918 अरब डॉलर से अधिक का सालाना आयात होता है। अगर ये देश जवाबी टैरिफ लगाते हैं तो एक पूर्ण व्यापार युद्ध शुरू हो जाएगा, जैसा कि पहले भी हो चुका है। ट्रंप का ये फैसला ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को व्यापार नीति से भी जोड़ता हुआ दिख रहा है। कहा जा रहा है ट्रंप ने हाल ही में जो घोषणा की है, इस घोषणा के बाद चाइना ने चेतावनी दी है कि आवश्यक जवाबी कदम हम उठाएंगे और उसी हिसाब से हम चीजों को हैंडल भी करेंगे। चीन ने कहा है कि फेंटेनाइल के अग्रदूत रसायनों को कंट्रोल करने के लिए पहले ही कदम उठा चुका है। उसका ड्रग्स के खिलाफ रिकॉर्ड दुनिया में सबसे सख्त है। ट्रंप का ये टैरिफ खतरा उनकी पहली टर्म के व्यापार युद्ध की याद दिलाता है, जब उन्होंने 2018 में चीन से आयात पर भारी टैरिफ लगाए थे। उस समय चीन ने भी जवाबी टैरिफ लगाए, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई थी। इस बार ट्रंप का दावा है कि टैरिफ से ड्रग्स की रोकथाम होगी, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इससे व्यापार युद्ध बढ़ सकता है और अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए सामानों की कीमत बढ़ सकती है। चीन ने अभी तक कोई ठोस जवाबी टैरिफ लागू नहीं किया है, लेकिन उसने संकेत दिया है कि वो तैयार है। ये स्थिति ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के साथ उनके संबंधों को प्रभावित कर सकता है, जो डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये तनाव बढ़ता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।